ਪੱਕੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਮੈਂ ਹਾਂ ਹਰਨੇਹਾ ਗੁਲਾਟੀ ਤੇ ਹਰ ਵਾਰ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਜ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਪੱਕਦੇ ਹੋਏ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਹੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਟੂਡੀਓ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਹਨ ਇੱਕ ਖਾਸ ਗੈਸਟ ਜੋ ਕਿ ਮਿਸਿਸਾਗਾ ਈਸਟ ਕੁਕਸਵਿਲ ਇਲਾਕੇ ਤੋਂ ਫੈਡਰਲ ਰਾਈਡਿੰਗ NDP ਨੂੰ ਜੋ ਕਿ ਹੈ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਮਿਸਟਰ ਅਲੀ ਨਕਵੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਫॉर ਕਮਿੰਗ टू आवर स्टूडियो। नेहा जी, थैंक यू वेरी मच फॉर इनवाइटिंग मी। आपके व्यूअर्स को, ऑडियंस को सत श्री अकाल, नमस्कार और आदाबस। ਅੱਜ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਸਾਥ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਦਵਿੰਦਰ ਤੂਜੀ। ਦਵਿੰਦਰ ਤੂਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਫॉर ਜੁਆਇਨਿੰਗ ਅਸ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਅਨਿਆ ਜੀ ਤੇ ਅਲੀ ਨਕਵੀ ਜੀ ਦਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਸਟੂਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ। ਗੱਲਬਾਤ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਲੀ ਨਕਵੀ ਜੀ ਬਾਰੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਲੈਣ ਬਾਰੇ ਕਿ ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਿਛੋਕੜ ਬਾਰੇ ਦੱਸਣ, ਕਦੋਂ ਤੋਂ NDP ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇਨਵੋਲਵ ਨੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਰਾਈਡਿੰਗ ਦੇ ਕੀ ਪਿਕਚਰ ਆ ਕਿ कौन कैंडिडेट इन्होंने अगेंस्ट चोन लड़ रहे हैं। थैंक यू वेरी मच देवेंद्र जी, आपका सवाल बहुत ही इम्पोर्टेंट है। मैं एक सियासी ख़ानदान में पैदा हुआ था। पाकिस्तान में मेरे वालिद ने जमहूरियत के लिए जेलें काटी हैं और उसके बाद जब हम कनाडा आए तो यहाँ आने के बाद हमने पहला काम ये किया कि हमने तीनों सियासी पार्टियों से रब्ता किया। नियाग्रा फॉल्स में उस वक्त हम बसते थे। तीनों सियासी पार्टियों ने अपने नुमाइंदे भेजे और ये बात है 1989 की। और उसके बाद जब तीनों सियासी पार्टियों ने नुमाइंदे भेजे तो मेरे वालिद ने लिबरल पार्टी ऑफ कनाडा ज्वाइन की। मेरी वालदा और छोटे भाई बहन ने भी उनके साथ ज्वाइन की, हालांकि वो सब बच्चे थे दोनों। और मैंने NDP ज्वाइन की। तो मैं 1989 से NDP से मुताल्लिक़ हूँ। 2000 में मैंने पहली दफ़ा फेडरल इलेक्शंस में हिस्सा लिया था NDP की जानिब से डॉन वैली वेस्ट के हलके में। उसके बाद 2003 में मैं इलेक्शन लड़ा था NDP के लिए प्रोविंशियल डॉन वैली वेस्ट में। 2006 और 2008 के फेडरल इलेक्शंस में मैं इटोबिको नॉर्थ में NDP का कैंडिडेट था और अब 2015 में मैं NDP का कैंडिडेट हूँ मिसिसागा ईस्ट कुक्सविल। मैंने अपने ख़ानदान का जिक्र किया था। मेरे वालिद NDP के लिए 3 दफ़ा इलेक्शन लड़ चुके हैं और मेरा छोटा भाई यासिर नकवी इस वक्त लिबरल MPP है ऑटवा सेंटर से और ऑन्टेरियो गवर्नमेंट में, ऑन्टेरियो लिबरल गवर्नमेंट में मिनिस्टर ऑफ पब्लिक सेफ्टी एंड करेक्शनल फैसिलिटीज़ है। हम सब जब इस मुल्क की खिदमत कर रहे हैं। जब यासिर नकवी की बात करते हैं तो वो पहला पाकिस्तानी डिसेंट से मिनिस्टर है इंटीरियर गवर्नमेंट में। आई थिंक मोस्टली पीपल फ्रॉम पाकिस्तान आर सो प्राउड ऑफ हिम। सो डोंट यू सी एज ए लिबरल ही इज डूइंग बेटर देन यू? He's like a son to me. He's 9-10 years younger than me. He's like a son to me. I'm very proud of Yasir's achievements. We don't see eye to eye when it comes to policy matters. हम सियासत पे एग्री नहीं करते, लेकिन हम दोनों एक बात पे एग्री करते हैं और वो एग्रीमेंट ये है कि इस मुल्क को हमें वापस देना है। जब हम इस मुल्क में आए थे तो सारे न्यू कमर्स की तरह हम बेसमेंट्स में रहे, स्टूडियो अपार्टमेंट्स में पूरा ख़ानदान रहा। तकरीबन बैंक्रप्सी का सामना भी करना पड़ा, शहर बदले, घर बदले, लेकिन ऊपर वाले का बड़ा करम है कि आज हम इस मकाम पे हैं और इसमें यासिर जी की बहुत काविश है, बहुत मेहनत है एंड ऑल ड्यू क्रेडिट टू हिम। जहाँ तक ताल्लुक़ है खिदमत का, यासिर अपनी जगह पे खिदमत कर रहा है। मैं रेफ्यूजी और इमिग्रेशन काउंसिल हूँ, मैं कौम की उस तरह से खिदमत कर रहा हूँ और अगर MP इलेक्ट हुआ तो उससे बढ़ के खिदमत करूँगा। जब बात करते हैं इलेक्शन कैंपेन की, कल से शुरू हो चुका है, काफ़ी लंबा कैंपेन है। पहले तो क्वेश्चन पूछूंगा कि आर यू सेटिस्फाइड कि प्राइम मिनिस्टर हार्पर शुड कॉल सच ए लॉन्ग इलेक्शन कैंपेन, मे बी लाइक इट्स a 78 days long campaign. Were you guys were ready and how you will take it ये कैंपेन जो इतना लंबा है, इससे आप NDP as a party how you feel it? Well, we of course disagree with such a long campaign. ये campaign बहुत लंबी है, 11 weeks long campaign। ये Canadian taxpayers पे बहुत heavy burden होगी। लेकिन देखिए, जब आप जंग में होते हैं तो आप दिफा भी करते हैं और हमला भी करते हैं। तो इन्होंने अब
एक हमला किया है और हमें उसका दिफा करना है। मैं आपको अपने राइटिंग के बारे में बता सकता हूँ। वी हैव बीन रेडी सिंस अप्रैल। मेरी अप्रैल में नॉमिनेशन हुई थी, उसके बाद से मैं डोर नॉकिंग कर रहा हूँ। हमारा कैंपेन ऑफिस फुल फ्लैश फंक्शनल है। वी हैव full staff, we have dozens and dozens of great volunteers. Our signs are being put in right now. Our flyers are ready. I have knocked around 4,000 to 5,000 doors personally. I still have to knock another maybe 70 to 80,000. So honestly speaking, 11 हफ्ते की कैंपेन। मैं हमेशा से टेस्ट क्रिकेट में इंटरेस्टेड रहा हूँ। वनडे गेम्स मुझे पसंद नहीं थे, तो दिस अलाउज मी टू द टाइम कि मैं अपने तमाम कॉन्स्टिट्यूएंट से मिल सकूँ और वो सब कुछ कर सकूँ जो मैं एक छोटी कैंपेन में नहीं कर सकता था। जब बात आपको करते नहीं हैं लगता, टॉम मलकेयर की, जी जब बात टॉम मलकेयर की करते हैं कि टॉम मलकेयर जो कि we have seen like in last few hours, I'm saying like 24 hours, I have seen a different Tom Mulcair. क्योंकि जब वो पार्लियामेंट में बहस करते थे, डिबेट करते थे, he was a different person. After the election announced, he is a different man. He was not even ready to take the questions from the media. And yesterday he was not even in the picture. What he was doing, why he was changing his strategy. Okay, Tom Mulcair has not changed. Tom Mulcair is the most accessible, open to media, open to people leader in Canada. Yesterday he was not available because that is the strategy. Yesterday what we saw Prime Minister Harper attacking the third party leader and third party leader attacking him back. Nobody was attacking the NDP, which yesterday came out to be at 39%. I believe it's a great strategy. You are leading by 10 points the Conservative Party of Canada and 15 points the Liberal Party of Canada, and you're allowing on the first full day of campaign the third party and the first party to fight each other. We have a campaign event almost every day from today onwards, and this is a strategy. Tom Mulcair will take all the questions from the media. Tom Mulcair will attend all the debates where Mr. Harper is, because our focus is getting rid of Mr. Harper. Justin Trudeau's focus is Justin Trudeau. Our focus is Canada, Canadian democracy, Canadian economy, and people of Canada. हाँ जी हरनेहा जी तुसी हुण पुछ लो क्वेश्चन। हाँ जी, मैं एक्चुअली इसी गल कर रही थी कि कैंपेन की जी शुरुआत की गई है ऑलमोस्ट 2.5 महीना पहला जो शुरू की गई है। तो मिस्टर नकवी मैं पूछना चाहूँगी जिवें तुसी कह रहे थे कि इट इज़ एन 11 वीक कैंपेन, तो आपको क्या लगता है कि ये जो पार्लियामेंट डिज़ोल्व करने का उनका डिसीजन था ये सही था उनके हिसाब से? क्योंकि कैनेडियंस, जो स्टीफन हार्पर का ये कहना है कि कैनेडियंस को काफ़ी जो कि है मुद्दों को ध्यान में रखते हुए बहुत ही अहम जो है वो फैसला लेना है, और कहा जा रहा है, एक्सपर्ट्स भी ये बात कह रहे हैं कि दिस इज़ प्रॉब्ली गोना बी द लॉन्गेस्ट एंड द मोस्ट डर्टीएस्ट फाइट एवर अमंग द 3 लीडर्स। आपका इस बारे में क्या सोचना है? Prime Minister had the prerogative to call the election, which he did. We disagree with his timing, however he did that. हम उनके मुकाबले के लिए तैयार हैं, हम उन्हें डिफीट करने के लिए तैयार हैं। ये इलेक्शन कनाडा की तारीख का ना सिर्फ सबसे लंबी कैंपेन है बल्कि सबसे इम्पॉर्टेंट इलेक्शन है, क्योंकि ये इलेक्शन एक इलेक्शन नहीं है मेरे लिए, ये इलेक्शन एक कॉज है। ये कॉज है मेरे लिए, हमारी जनरेशन के लिए, आने वाली जनरेशन्स के लिए, स्पेशली न्यू कनेडियंस के लिए, जिनको मौजूदा हुकूमत ने लिबरल पार्टी की सपोर्ट के साथ सेकंड टियर कनेडियंस डिक्लेयर किया है। बिल C-51 मेरे और आपके लिए मैं और आप बिल C-51 एंटी टेरर लॉ के डायरेक्ट टारगेट्स हैं। हमसे ज़्यादा दहशतगर्दी को कौन समझेगा, हमसे ज़्यादा दहशतगर्दी का शिकार कौन हुआ है। हमें इस मुल्क में अपने तमाम राइट्स चाहिए, हमें इस मुल्क में अपने राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए सिर्फ एक हथियार है, और वो हथियार है हमारा वोट। Let Mr. Harper do what he wants to do. Let Mr. Justin Trudeau be Harper Jr. But the people of Canada, Neha ji, are very brave. They are very smart. They are very pro-democracy. They are real great Canadians. And come October 19th, you will see they are going to reject the policies of Mr. Harper. They are going to reject the policies of Mr. Trudeau. And they are going to vote for the first
real democratic, new Democratic Party government of Canada, which is not going to rule them, which is going to serve them. बात करते हैं कि जिस तरह कैंपेनिंग ऑब्वियसली 11 हफ्ते पहले शुरू की गई है, जैसे आपने बिल C-50 का जिक्र किया है यहाँ पे, बिल C-51 और बिल C-24 को, मुझे पता है कि आपका जो बैकग्राउंड है इमिग्रेशन कंसल्टेंसी में काफ़ी अरसे से है और आपने आपके बारे में जो जानकारी मौजूद है वहाँ उसमें ये भी लिखा हुआ है कि आप इमिग्रेशन रिफॉर्म्स को लेके काफ़ी चेंजेस लाना चाहते हैं। थोड़ा उस बारे में हम बात करेंगे। बताइए कि किस तरह आपको क्या लगता है कि मौजूदा सरकार जो थी, कंजर्वेटिव सरकार, उन्होंने पिछले 3 टर्म्स में जो इमिग्रेशन में रिफॉर्म्स लाए हैं, जो चेंजेस लाए हैं, उसको आप किस तरह जो है चेंज करना चाहेंगे? पहले तो मैं ये सामने आपके अर्ज़ करूँ कि 2006 में जब कंजर्वेटिव गवर्नमेंट आई, उन्होंने अपना इमिग्रेशन, सो कॉल्ड इमिग्रेशन रिफॉर्म का प्रोसेस शुरू किया और वो उन्होंने जो लेजिस्लेशंस की हैं वो एक ब्लूप्रिंट ऑलरेडी 2006 में लिबरल पार्टी तैयार करके गई थी और ये ब्लूप्रिंट था, it was the second step to the Immigration Refugee Protection Act that came into effect in 2000. तो ये ब्लूप्रिंट का जो नेक्स्ट स्टेप था वो कंजर्वेटिव पार्टी की गवर्नमेंट ने लिबरल पार्टी का बनाया हुआ इम्पोज किया। फ़र्क सिर्फ इतना था कि लिबरल पार्टी जब कोई चीज़ तकलीफ दे इम्पोज करती थी तो उसके साथ साथ उसको शुगर कोट करती थी। जेसन कैनी साहब जब मिनिस्टर ऑफ इमिग्रेशन बने तो उन्होंने जो रिफॉर्म्स की, जो उनके ख्याल में रिफॉर्म्स थी और हमारे ख्याल में अनफेयर अमेंडमेंट्स टू द लॉ थी, वो उन्होंने बगैर किसी शुगर कोटिंग के की। तो लेट्स पुट दिस पर्सपेक्टिव वेरी क्लियरली। आज जिस हाल पे हमें, उसमें लिबरल पार्टी ऑफ कनाडा और कंजर्वेटिव पार्टी ऑफ कनाडा इमिग्रेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से दोनों बराबर के मुजरिम हैं। हम क्या करेंगे? लेट्स टॉक अबाउट C-24। C-24 में हम जितनी भी डिस्क्रिमिनेटरी प्रोविजंस हैं उनको हम अमेंड करेंगे। दैट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। वी बिलीव ऑल कैनेडियंस आर इक्वल irrespective of their color, caste, creed, religion. They're all equal. You cannot call A one tier and B tier 2 and C tier 3. C-24 को अगर आप देखें तो it goes a step further than discrimination. हमारे बच्चे जो कि जिनका मोस्ट प्रॉब्ली इंडिया या पाकिस्तान से कोई ताल्लुक़ नहीं है, but because they have the right to citizenship because of their parents being dual citizens of those countries, उन तक पे tier 2 citizenship enforce की जा सकती है। वो भी जिनका इंडिया पाकिस्तान से कोई ताल्लुक़ नहीं है, these kids who are born in Canada are Canadian citizen by birth, उन पे भी revocation of citizenship अप्लाई की जा सकती है। तो we are going to delete, amend all these discriminatory provisions. In terms of immigration, family unification is the foundation of our immigration system. हमें family reunification program को मज़ीद expand करना होगा और उस expansion में हमें ये देखना होगा कि parents, grandparents, spouses, dependent children, dependent siblings should also be included. I understand it's not an easy task, लेकिन ये बहुत अहम है। कनाडा हमारा घर है, हम अपने घर वालों को घर में बुलाने के काबिल होने चाहिए। पर नकवी साहब, temporary foreign worker program. नकवी I'm साहब, sorry, Devinder ji. Temporary foreign worker no, program. let me see it कुटे साडी ऑਡੀਅנס ਦੇ ਲਈ ਜੇ ਕੁਐਸਚਨ ਆਨਸਰ ਨਾਲ ਰੱਖਦੇ ਜਾਈਏ। ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਫੈਮਿਲੀ ਰੀਯੂਨੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਜਾਂ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਨੰਬਰਸ ਦੀ। ਜੇ ਨੰਬਰ ਦੇਖੇ ਜਾਣ ਤਾਂ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਐਮਪੀਜ਼ ਨੇ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਟਿਵ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸ ਰਚਿਆ, ਇਟ ਇਜ਼ ਅ ਹਿਸਟੋਰੀਕਲ, ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਨੰਬਰ ਆਫ ਇਮੀਗ੍ਰੈਂਟਸ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਆਏ ਨੇ, ਇਹ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਏ। ਕੀ ਇਹ ਸਟੈਟਸ ਰੌਂਗ ਨੇ? एब्सोल्युटली रॉन्ग है। आप एक चीज़ को देखिए, पुरानी गवर्नमेंट्स में कंजर्वेटिव से पहले, इमिग्रेशन मिनिस्टर जेसन कैनी से पहले, द टर्म वाज यूज्ड एज परमानेंट रेजिडेंट्स ऑफ कनाडा, लैंडेड इमिग्रेंट्स। नाउ द टर्म इज यूज्ड न्यूकमर्स। That is the official terminology. They include temporary foreign workers. They include international students. They even include visitors to Canada. They include people who are here on a SIPR visa. These people are in Canada. They are newcomers, but they are not permanent residents of Canada.
They ਪਿਛਲੇ are ਸਾਲ play- ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 2,80,000 ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵੀਜ਼ਾਸ ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸੋਚਿਆ ਦੇ ਆਰ ਨਾਟ ਇਨਫ so your party will give more immigration visas to the newcomers? I'm not talking about numbers, sir. I'm talking about, number one, I disagree with 280,000. I have not seen those stats anywhere for 2015. आप अगर न्यू कमर्स की बात कर रहे हैं दे मस्ट बी 280,000, लेकिन न्यू कमर्स में आप ये देखिए कि न्यू कमर्स में वो बात करें इंटरनेशनल स्टूडेंट्स की, न्यू कमर्स में वो बात करें टेम्प्रेरी फॉरेन वर्कर्स की। आप एल्बर्टा में मौजूद हैं, आपको पता है टेम्प्रेरी फॉरेन वर्कर्स की कितना इन्फ्लक्स था। दीज पीपल आर अनफॉर्चुनेटली नॉट येट परमानेंट रेजिडेंट्स ऑफ कैनेडा। और गवर्नमेंट ऑफ कैनेडा, एंड आई एम टॉकिंग अबाउट द पॉलिटिकल गवर्नमेंट, नॉट द ब्यूरोक्रेसी, व्हेन पॉलिटिकल गवर्नमेंट गिव्स यू दीज नंबर्स, they lump all the temporary residents with the visas issued. So the numbers may be right, but they are not all permanent residents. So of Canada. what will be your policy for temporary foreign workers then? Tell me. Well, we believe if temporary foreign workers may be needed in Canada, because the process of immigration is very outdated. Processing of immigration takes a very long time, and when employers require workers fast and as soon as possible, then yes, temporary foreign workers should be allowed. However, temporary foreign workers should be treated as human. Temporary foreign workers should be allowed, after contributing so much to the Canadian society, economy, and Canada should be allowed to become, if they qualify, permanent residents of Canada. We disagree with tiering of permanent residents. You recently saw, 3 महीने पहले, thousands of permanent residents got bogged down because they were not allowed to extend neither their permanent resident status nor allowed to apply for neither their temporary resident status nor allowed to apply for permanent residence. लोग यहाँ आते हैं अपने घर बार को छोड़ के, हमारे साथ मेहनत मजदूरी करते हैं, हमारे साथ टैक्सेस देते हैं. If you are qualified to work here, then you should be qualified to live here. Let So them same make policies, Canada your home. no, conservatives ਦੀ ਵੀ same policies ਨੇ ਪਰ ਜਦੋਂ ਗੱਲ Absolutely not, sir. Absolutely not. Conservatives की policy पर ਗੱਲ में, सुनो Devinder ji, there are 3 tiers of temporary foreign workers. Only the high-skilled temporary foreign workers can apply under the Canadian experience class. The other semi-skilled and unskilled workers are not allowed to apply for permanent residence. ਸੋ ਯੂਨੀਅਨਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਿਊਜ਼ ਰਹੇ ਨੇ ਟੈਂਪਰੇਰੀ ਫੋਰਨ ਵਰਕਰਸ ਲਈ ਕਾਫੀ ਗੁੱਡ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਯੂਨੀਅਨਸ ਟੈਂਪਰੇਰੀ ਫੋਰਨ ਵਰਕਰਸ ਨੂੰ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਈਕ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਐਨਡੀਪੀ ਪਾਰਟੀ ਯੂਨੀਅਨ ਵੱਲੋਂ ਵੈਲ ਫੰਡਡ ਪਾਰਟੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯੂਨੀਅਨ ਤੁਹਾਡੀ ਸਪਾਂਸਰਸ਼ਿਪ ਜਾਂ ਫੰਡਡ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਟੈਂਪਰੇਰੀ ਫੋਰਨ ਵਰਕਰ ਦੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ? Devinder ji, there are many misunderstandings. I would request you, invite you to look at the Labor Market Impact Assessment Form, LMIA commonly it's called. There is a half a page questionnaire right there about whether or not the employer is a unionized employer. If that is a unionized employer, the consent of the union, the agreement of the union has to be there in order to import temporary foreign workers. So ये टेम्प्रेरी फॉरेन वर्कर्स यूनियनाइज एम्प्लॉयमेंट में यूनियन के एग्रीमेंट से ही आ सकते हैं, लेकिन ये नहीं भूलिएगा कि कंजर्वेटिव गवर्नमेंट ने क्या किया। हमारे अल्बर्टा में जहाँ पे सब मौजूद हैं, उन्होंने चाइनीज माइनिंग कंपनी को ना सिर्फ माइनिंग कंपनी बेची बल्कि उनके साथ एग्रीमेंट साइन किया कि हमारे कैनेडियन लॉज उस जुरिस्डिक्शन पे फोर्ट मैकमरी में जो चाइनीज माइनिंग कंपनी है वहाँ अप्लाई नहीं करेंगे। कुड यू इमेजिन दैट? और उन्होंने कहा कि वी विल ब्रिंग 100% ऑफ लेबर फ्रॉम चाइना एंड द कंजर्वेटिव पार्टी डिड नॉट हैव एन ऑब्जेक्शन। पर इसमें आप ये भी समझिए मिस्टर नाकवी, शायद इसमें ये अंडरलाइन थॉट भी है कि कनाडा की जो इकोनॉमी है इस वक्त आप खुद जानते हैं, सब जानते हैं, सब जगह बात चल रही है कि माइल्ड रिसेशन पे है, कैनेडियंस को नौकरियां नहीं मिल रही हैं, तो बाहर के जो फॉरेन वर्कर्स को लाया जाएगा किस हिसाब से ये जो है बैलेंस होगा? क्योंकि एक तरफ है कि आप नए लोगों को ज़िंदगी दे रहे हैं, रोज़ी रोटी का एक औजार दे रहे हैं, और जो ऑलरेडी इतना एफर्ट करके पैसा लगा कर यहाँ आ रहे हैं, सेटल
होने की कोशिश कर रहे हैं, उन्हें नौकरियां नहीं हैं, कैनेडियन बॉर्न लोगों के पास नौकरियां नहीं, तो कहीं ना कहीं उनको बैलेंस करने के लिए भी तो ये स्ट्रैटेजी बनानी होगी। I totally agree with you, and this is where I was going. 100% I'm agreed with you. Temporary foreign workers have to be the last resort for Canadian employers. We need to look into our own human resources. मुझे याद है एल्बर्टा की गवर्नमेंट डेलीगेशंस ओंटारियो आते थे और यहाँ से स्किल्ड वर्कर्स को रिक्रूट करके जाते थे, और आई होप कि नई एल्बर्टा की गवर्नमेंट विल स्टार्ट डूइंग दैट अगेन। पहले हमारा जो ह्यूमन रिसोर्स पूल है उसको एम्प्लॉयमेंट मिलनी चाहिए, जहाँ एम्प्लॉयर को एम्प्लॉई कनाडा में ना अवेलेबल हो, only then they should be allowed to import employees. I'm totally 100% in agreement with Neha ji here कि हमको सबसे पहले Canadians को not with Neha ji, it is a conservative policy. That's what they want. They want temporary foreign workers to be the last resort. Employer has to explore all the. Alberta, thousands and thousands came there. I unfortunately practice immigration law, and I know thousands So what? and thousands Okay, came there. let me ask you. And No, I no. know देखो. that the unemployment rate in No, no, Alberta no, no. is Let, one let of me the ask highest you a in straight. Canada No, no. right now. Let me ask you a straightforward question. कि You अब ask me a temporary foreign straightforward workers. question, I will give you a straightforward answer. Okay, Devendra ji. 50,000 टेम्परेरी फॉरेन वर्कर्स यहाँ हैं, जैसे नेहा जी ने बोला कि हमारे पास खुद कैनेडियंस को जॉब देने के लिए नहीं है, तो अगर एनडीपी गवर्नमेंट बनाती है तो 50,000 टेम्परेरी फॉरेन वर्कर का क्या होगा? देखिए 50,000 टेम्प्रेरी फॉरेन वर्कर्स जो इस वक्त मौजूदा कानून के तहत कनाडा में हैं, वो टेम्प्रेरी फॉरेन वर्कर्स they are here, they have an agreement with their employers, they have an agreement with the government of Canada. उनका कुछ नहीं होगा जब तक वो गवर्नमेंट ऑफ कनाडा और वो अपने एक अग्रीमेंट में है। लेकिन हमारा फोकस, एनडीपी गवर्नमेंट का फोकस ये होगा कि एम्प्लॉयमेंट should first go to Canadian citizens and permanent residents, and unless and until there is no other recourse, employees should not be allowed to bring in foreign workers. And I beg to differ, Devendra ji. कंजर्वेटिव गवर्नमेंट का ये फोकस नहीं था। मैंने आपको अभी एक चाइनीज़ माइनिंग कंपनी की मिसाल दी है, आप भूल गए बर्गर किंग, मैकडोनल्ड्स, हमारे अल्बर्टा में क्या क्या अब्यूसेस नहीं हुए हैं। तो ये ना भूलिए कि यही रॉयल बैंक ऑफ कनाडा वाज इंपोर्टिंग चाइनीज़ फॉरेन वर्कर्स अक्रॉस कनाडा। तो बराए मेहरबानी ये ना भूलें कि ये कितनी अब्यूसेस हुई हैं। यही कंजर्वेटिव गवर्नमेंट जिन्होंने इसको अपना प्राइड बनाया था इस टेम्प्रेरी फॉरेन वर्कर प्रोग्राम को, कि हम परमानेंट रेजिडेंस कम करेंगे और टेम्प्रेरी फॉरेन वर्कर्स मिडिल ईस्ट के मुल्कों की तरह लेकर आएंगे जहां वो एम्प्लॉयर के रहमो करम पे होंगे, वही उसको 180 डिग्रीज बैकआउट करके गए हैं, बिकॉज दे फेल्ड इन सुपरवाइजिंग दैट प्रोग्राम, बिकॉज उनकी जो नीयत थी वो साफ नहीं थी। When we will work with temporary foreign workers, when we will work with temporary foreign workers, मेरा क्वेश्चन थोड़ा जा ट्विस्ट हो गया। priority to Canadians. नो मेरा क्वेश्चन थोड़ा ਜਿਹਾ ट्विस्ट ਇਸ ਲਈ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ 50,000 ਵਰਕਰ ਜਦੋਂ ਕੰਟਰੈਕਟ ਖਤਮ ਹੋਊਗਾ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਐਨਡੀਪੀ ਵਾਲੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਫੈਮਿਲੀ ਰੀਯੂਨੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਲਈ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਵਧਾਵਾਂਗੇ। ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹ 50,000 ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਫੋਰਨ ਵਰਕਰਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ फैमिली रीयूनिफिकेशन तो ऊपर जाके इमिग्रेशन दोगे या वापस उन्हें देश भेजोगे? नहीं ये आप दिस इज व्हाट यू आर सेइंग, आई नेवर सेड दैट। ओके, टेल मी देन व्हाट यू सेइंग। टेम्परेरी फॉरेन वर्कर्स की रेगुलेशंस अलग हैं, परमानेंट रेजिडेंट्स की रेगुलेशंस अलग हैं, फैमिली लॉ फैमिली क्लास इमिग्रेशंस की रेगुलेशंस अलग हैं। ये तीनों चीज़ें एक दूसरे से इंटरेक्ट नहीं करती। इंसानी ज़िंदगी जो होती है उसको हमें कंजर्वेटिव्स की तरह डॉलर सेंट्स में नहीं तोलना चाहिए। इंसानी ज़िंदगी को इंसानी ज़िंदगी की तरह देखना चाहिए। हमारे ओंटारियो में एक केस हुआ था, देयर वाज अ नैनी हेयर जिसने 2 साल काम करने के बाद जब परमानेंट रेजिडेंस अप्लाई की और उसका मेडिकल हुआ इमिग्रेशन के लिए, तो पता चला शी हैज़ कॉन्ट्रैक्टेड कैंसर एंड कंजर्वेटिव्स रिफ्यूज टू गिव हर परमानेंट रेजिडेंस। वी फॉट फॉर इट, and then conservatives had to go down and accept our plea, and you know Olivia Chow led that fight for us, और उसको फिर
मरते वक्त उस बेचारी को परमानेंट रेजिडेंस दी गई। तो देखिए, इंसान को इंसान समझना कनेडियन वैल्यू है, इंसान को डॉलर एंड सेंट्स नंबर में तोलना कनेडियन वैल्यू नहीं है। ਜਦੋਂ ਚਲੋ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਆਪਾਂ ਟੌਪਿਕ ਚੇਂਜ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਕਨੋਮੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਕਨੋਮਿਕ ਡਾਊਨਟਰਨ ਆਇਆ ਹੋਇਆ। ਐਨਡੀਪੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਰਿਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਆਲਰੇਡੀ ਹਾਂ, ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਵੀ ਆਰ ਨਾਟ ਇਨ ਰਿਸੈਸ਼ਨ, ਪਰ ਟਰੁੱਥ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਕਨੋਮਿਕ ਡਾਊਨਟਰਨ ਆਇਆ ਹੋਇਆ। ਜੇ ਐਨਡੀਪੀ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਕਦੇ ਵੀ ਫੈਡਰਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਬਣਾਈ, ਪਰ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ਼ੀਅਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਕਨੋਮਿਕ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਵਰਸ ਹੀ ਕੀਤਾ। ਜਦੋਂ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ਼ੀਅਲ ਲੈਵਲ ਤੇ ਐਨਡੀਪੀ ਜਦੋਂ ਐਨਡੀਪੀ ਇੰਨੀ ਸਕਸੈਸਫੁਲ, so don't, like you are from Ontario, do you agree to what they did to Ontario? It was good? Sir, if you're talking about Ray days, I was not even allowed to vote at that time. It's so far away. And you should not forget that Mr. Bob Ray recently retired as a Liberal interim leader and member of Parliament. So, you know, he turned out to be a Liberal. लेकिन मैं आपको मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस गवर्नमेंट ऑफ कनाडा के स्टैट्स देना चाहता हूँ। एनडीपी प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स, एंड प्लीज चेक इट आउट ऑन मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस गवर्नमेंट ऑफ कनाडा's website. The NDP provincial governments in the history of Canada has the best record of giving balanced budgets. कितने Ontario का balanced budget कदे आया सी? Sir, let me finish, please, देवेंद्र जी, आपकी मेहरबानी होगी। 49%. Next is 43% Conservative Party, and the last is 25% the Liberal Party of Canada, जो के last 148 years में Liberal Party of Canada ने almost 130 years इस मुल्क पे हुकूमत की है और ज़्यादा से ज़्यादा सूबों पे हुकूमत की है। They are 25%. This is the Ministry of Finance, Government of Canada statistics about all three parties. So let's give us a chance to serve Canada federally, and you will see the difference. You want to increase the spending, you want to increase the taxes. How can we believe the NDP government can balance the budget? Who says we want to increase the spending, and who says well, we you want are, to increase the you, taxes? every day you we are announcing. announcing. No, sir. This is the conservative and liberal propaganda. Listen, and give me a chance. प्रोपेगेंडा किस तरह कह सकते हैं कि ये प्रोपेगेंडा है? इसलिए कि हमने कभी कहा ही नहीं कि हम टैक्सेस इंक्रीज करेंगे। $15 मिनिमम वेज जो आपको लगता है जो प्रपोज किया जा रहा है एनडीपी की तरफ से, क्या वो प्रैक्टिकली पॉसिबल है? एब्सोल्युटली। क्यों दिस इज बिकॉज एनडीपी दिस इज इट यूज्ड टू बी देयर, $15 से कम था, लेकिन देयर वाज अ फेडरल मिनिमम वेज अंडर द लिबरल गवर्नमेंट। कंजर्वेटिव्स डिड नॉट reapply it. All we are doing is increasing that $10 an hour to $15 an hour. So there is precedence there. मिस्टर नाकवी, अगर $15 कर दिया जाएगा, आप किस मतलब बलबूते पे ये बात कह रहे हैं? क्योंकि काफ़ी एम्प्लॉयर्स को तो ये खौफ है कि अगर $15 कर दिया गया तो शायद उनको अपने जो एम्प्लॉयज़ हैं उनको ले ऑफ करना पड़ेगा, और जो उनके पुराने शायद कुछ स्किल्ड एम्प्लॉयज़ हैं उन पे वो सारा दबाव जो है डाला जाएगा, जहाँ पे लोगों को ज़्यादा पैसे दिखा के या उसका वो ग्लैमर दिखा के हम वोट्स तो ले सकते हैं, पर वाकई प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। Okay, NDP does not lie to you, unlike conservatives and liberals. Let's start with that. First of all, on employees, so practicality की बात करें मैडम, आप और मैं अपने घर में जो कर सकते हैं वो दूसरों के घर में नहीं कर सकते। This is a federal policy. This is not a provincial policy. Let's start with this. ये jurisdiction federal है। हम फेडरली मिनिमम वेज $15 घंटा करेंगे। हम वी विल होप कि प्रोविंसेस हमें फॉलो करेंगे। एनडीपी प्रोविंसेस पे फोर्स नहीं कर सकती $15 घंटा, नंबर 1। तो जो स्मॉल एंड मीडियम साइज एम्प्लॉयर्स हैं, हमारी कम्युनिटी के एम्प्लॉयर्स हैं, उनको परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं। लेट्स गो अ स्टेप फर्दर। लेट्स से गवर्नमेंट ऑफ ऑन्टेरियो follows the federal government. Let's say government of Alberta follows the federal NDP government and do $15 an hour. $15 घंटा जिस आदमी को मिलते हैं वो $15 जो कमाता है घंटे के, वो अपनी ही कम्युनिटी में खर्च करता है। उससे उसी एम्प्लॉयर की सेल्स इंक्रीज होंगी। जब सेल्स इंक्रीज होंगी
तो एम्प्लॉयर का प्रॉफिट इंक्रीज होगा, जब प्रॉफिट इंक्रीज होगा तो एम्प्लॉयर टैक्स मजीद देगा। दिस इज द रिवॉल्विंग डोर वेयर जब लोग ज़्यादा कमाते हैं तो अपनी कम्युनिटी में खर्च करते हैं। जिन सीईओज़ को कंजर्वेटिव्स और लिबरल्स मिलियंस ऑफ डॉलर्स के स्टॉक ऑप्शंस देते हैं वो अपनी कम्युनिटी में खर्च नहीं करते, वो फ्लोरिडा में खर्च करते हैं, वो कैलिफोर्निया में खर्च करते हैं, वो एग्जॉटिक आइलैंड्स में खर्च करते हैं। तो ये डिफरेंस है। कहने का मतलब ये है कि मिसाल के तौर पे आप कॉमन मैन के लिए काम करना चाह रहे हैं, आप रिच को इतना सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। हम सब कनेडियंस को सपोर्ट करते हैं, उन सारे कनेडियंस को जो अपने एफर्ट्स कनाडा में एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करने के लिए, कनाडा में काम करने के लिए, कनाडा में रेवेन्यू जनरेट करने के लिए अपने एफर्ट्स करते हैं। हम उनको सपोर्ट नहीं करते, हम उनसे टैक्स ब्रेक्स, हम जो लार्ज कॉरपोरेशन टैक्स, हम टैक्स ब्रेक जो कॉर्पोरेट वेलफेयर जिसे हम कहते हैं वो हम ख़त्म कर देंगे उन कॉरपोरेशन से जो एम्प्लॉयमेंट बाहर एक्सपोर्ट कर रही हैं। आपको पता है जो टैक्स ब्रेक्स हम दे रहे हैं और इंसेंटिव्स दे रहे हैं ऑटो मैन्युफैक्चरर्स को, गाड़ियाँ कहाँ बन रही हैं? मैक्सिको में मिलियंस ऑफ डॉलर्स हमारी गवर्नमेंट उनको दे रही है, बोथ फेडरल एंड प्रोविंशियल। गाड़ियाँ मैन्युफैक्चर हो रही हैं मैक्सिको में, एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो रही है मैक्सिको में। वो टैक्स ब्रेक्स ख़त्म करके हम वो टैक्स ब्रेक्स देंगे स्मॉल मीडियम साइज बिजनेसेस को और इंडिविजुअल्स को, ताकि एम्प्लॉयमेंट कनाडा में जनरेट हो, रेवेन्यू कनाडा में जनरेट हो। स्टॉक ऑप्शंस की मैंने सीईओज़ की बात की, दैट गोज इनटू बिलियंस ऑफ डॉलर्स अ ईयर। स्टॉक ऑप्शंस, वो स्टॉक ऑप्शंस हम ख़त्म करके उसको चाइल्ड पॉवर्टी को ख़त्म करने पे वो वैल्यूएशन उसको लगाएंगे। इकॉनमी सर देवेंद्र जी, इकॉनमी नेहा जी, इकॉनमी आवाम के लिए होती है, पब्लिक के लिए होती है, पब्लिक इकॉनमी के लिए नहीं होते। ये मुल्क कनेडियंस का है, इकॉनमी जो है ਕੈਨੇਡੀਅਨਸ ਬਣਾਤੇ हैं। ਪਰ ਨਕਵੀ ਸਾਹਿਬ ਜਿੱਡੀ ਵੱਡੀ ਤੁਸੀਂ ਸਪੀਚ ਦਿੱਤੀ ਆ ਕਿ 10 ਤੋਂ 15 ਡਾਲਰ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਇੰਨਾ ਫਰਕ ਪਊਗਾ, ਕਿ ਇਹ ਗੱਲ ਸੱਚ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਿਰਫ 1% ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਫਰਕ ਪਊਗਾ? ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਾਈਕਲ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ EMPLOYEES ਵਿਲ ਮੇਕ ਮੋਰ ਮਨੀ ਐਂਡ ਦੇ ਵਿਲ ਸਪੈਂਡ ਮੋਰ, EMPLOYEES ਪੈਸੇ ਤਾਂ ਬਣਾਉਣਗੇ ਜੇ ਉਹ ਬਿਜ਼ਨਸ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ। ਜੇ ਉਹ ਬਿਜ਼ਨਸ ਨੂੰ ਹੀ ਤਾਲਾ ਲੱਗ ਚੁੱਕਿਆ ਤਾਂ EMPLOYEE ਕੋਲੇ ਤਾਂ ਜੌਬ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ। ਜਿੱਥੇ 10 ਡਾਲਰ ਬਣਾਉਂਦਾ नहीं, ये आप बात कर रहे हैं बड़ी कॉरपोरेशंस की। हम कॉरपोरेशंस को टैक्स ब्रेक्स देते थे, ये आप छोटे एम्प्लॉयर्स की बात नहीं कर रहे सर। हम कंजर्वेटिव गवर्नमेंट और लिबरल गवर्नमेंट कॉरपोरेशंस को टैक्स ब्रेक देते थे। ये सोचते थे कि ये टैक्स ब्रेक जब उन्हें मिलेगा तो उनका प्रॉफिट इंक्रीज़ होगा, जब उनका प्रॉफिट इंक्रीज़ होगा तो वो एम्प्लॉयज़ को ज़्यादा सैलरीज देंगे और जनता जो है खुशहाल होगी। हुआ क्या? आपने उन्हें मिलियंस एंड बिलियंस ऑफ डॉलर्स के टैक्स ब्रेक दी और वो अपनी मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज बंद करके चले गए अमेरिका, मैक्सिको, चाइना। ये टैक्स ब्रेक आप स्मॉल एंड मीडियम साइज बिजनेस को देखें। यू नीड टू ट्रस्ट। नहीं, ये आपका ख्याल है कि ताले लग जाएंगे। आपके अल्बर्टा में इट वाज अ मिनी डेमोक्रेटिक रेवोल्यूशन। क्या ऑयल एंड गैस इंडस्ट्री बंद हो गई? देखिए, अगर आपको कोई प्रिडिक्शन करनी है तो बतौर कनेडियन इकोनॉमिक देखो ये रिग्रेसिव प्रेडिक्शंस जो है ना, ये कंजर्वेटिव और लिबरल्स की प्रेडिक्शन है कि जनाब ताले लग जाएंगे। ताले ऑलरेडी लग चुके हैं सर। ओंटारियो में मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी बंद हो गई है, खत्म हो गई है। आप ऑयल एंड गैस इंडस्ट्री की बास्केट में सारे, पर यदि आप रॉयल्टी रिव्यू की बात करते हो, रॉयल्टी रिव्यू की बात करते हो, दूसरी तरफ जब आप कहते हैं कि हम बड़े बड़े बिजनेसों को ये कर देंगे, इकोनॉमी स्लो डाउन हो रही है, गवर्नमेंट का रोल होता है कि बिजनेस को हेल्प करे और आप डंडा लेकर उनके पीछे ही पड़े हुए हो, तो इस तरह से इकोनॉमी नहीं सर, ये टर्मिनोलॉजी है ना, डंडा लेके पीछे पड़े हुए एटसेट्रा एटसेट्रा। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड वंस अगेन। Try to visualize and look at things as a human being, as a Canadian person. हमारा मसला ये है कि हम 130 साल से कॉर्पोरेट गवर्नेंस के तहत हैं। हमने इंसान को इंसान देखना छोड़ दिया है, हमने इंसान को डॉलर में तोलना शुरू कर दिया है। प्लीज़ चेंज योर कॉन्सेप्ट, रिव्यू। मैं अल्बर्टा की पॉलिटिक्स पे आपके सामने बात नहीं कर सकता, लेकिन मैं आपको ये बताऊं, आप अक्रॉस द बॉर्डर जाके गैस लेते हो,
आपकी अपनी प्रोड्यूस की हुई वो वहाँ सस्ती होती है, आपके No. अपने सूबे में महंगी होती है, ये जुल्म नहीं है? हमें ऑयल एंड टोटे गैस टोटे वही ऑयल अच्छा सर नहीं है तो देखो चलिए, सुनो बड़ी बात अच्छी मेरी है, you may be doing much नकवी better than साहब। most of Albertans, लेकिन please try to understand, we need oil and gas, we need to process oil and gas, we need to create employment processing oil and gas, and then use some in Canada and export the rest. रिप एंड शिप, दरख्त काटा, लकड़ी एक्सपोर्ट कर दी, तेल निकाला, क्रूड ऑयल एक्सपोर्ट कर दिया। पर नकवी ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਅਪਗ੍ਰੇਡਿੰਗ ਦੀ ਜਾਂ ਰਿਫਾਈਨ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਅਲਬਰਟਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਇੱਕ ਰਿਫਾਈਨਿੰਗ ਜਾਂ ਅਪਗ੍ਰੇਡਡ ਯੂਨਿਟ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਜਿਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਲਾਗਤ ਆ ਉਹ $15 ਬਿਲੀਅਨ ਆਉਣੀ ਆ, ਤੇ ਜੇ ਉਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤਾਂ ਮਿਨੀਮਮ ਆਇਲ ਦੇ ਬੈਰਲ ਪ੍ਰਾਈਸਿਸ $75 ਪਰ ਬੈਰਲ ਚਾਹੀਦਾ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ 25-30 ਸਾਲ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟੈਕਸ ਬ੍ਰੈਕਟ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ। ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਜਾਂ ਅਲਬਰਟਨਸ ਜਾਂ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਨੂੰ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਵੇਸਟਫੁਲ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਹੈਗੀ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਇਨਕਰੇਜ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ? ओके, गवर्नमेंट जब बनती है तो कल के लिए नहीं बनती, लॉन्ग टर्म प्रोग्रेस के लिए बनती है, ठीक है? 130 साल में गवर्नमेंट्स ने हमारे साथ जो किया है, वी हैव टू टेक केयर ऑफ दैट एंड इट विल टेक अस सम टाइम। आप ये कह रहे हैं कि ये नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते, आपके ख्याल में जो पीसी कर रहे थे अल्बर्टा के साथ वो ठीक था? आपके ख्याल में जो कंजर्वेटिव्स कर रहे थे कनाडा के साथ वो ठीक था? आपके ख्याल में हमारी ऑयल एंड गैस पॉलिसी ठीक थी? आपके ख्याल में ऑयल एंड गैस का जो फेलियर हुआ है उससे मैं और आप अफेक्ट नहीं हुए? आपके ख्याल में अल्बर्टा की इकॉनमी जो क्रैश हुई है वो उस ऑयल एंड गैस की वजह से नहीं हुई? व्हाई डोंट यू क्रिटिसाइज देम? आप कह रहे हैं कि आने वाले दिनों में तुम ये करोगे, वी आर नॉट सेइंग हम वो करेंगे। आई एम सेइंग वी आर गोइंग टू टेक केयर ऑफ द प्रॉब्लम्स एंड सॉल्व देम फॉर द पीपल ऑफ कनाडा, नॉट फॉर द लार्ज कॉर्पोरेशंस। वी विल वर्क फॉर द विद द कॉर्पोरेशंस बट वी विल वर्क फॉर द पीपल ऑफ कनाडा। आपसे एक सवाल है इसी बात पे, कनाडा की इकोनॉमी की जब हम बात कर रहे हैं, आपका ये समझना है कि कनाडा की इकोनॉमी जो इस समय रिसेशन में है या ऑयल प्राइसेस का जो इम्पैक्ट है वो कैनेडियंस पे पड़ा है, तो क्या आप इसको सिर्फ कैनेडियन गवर्नमेंट को ही ब्लेम कर रहे हैं? मैं कैनेडियन गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ को ब्लेम कर रहा हूँ। तो आपको लगता नहीं कि बाहर के कुछ इन्फ्लुएंसेस कनाडा की इकोनॉमी पे उनका भी कोई असर हुआ होगा? क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे खाली गवर्नमेंट की पॉलिसीज़, चलो मान लिया एक पॉलिसी ख़राब है, दो पॉलिसी ख़राब है, आपको लगता है कि सारी पॉलिसीज़ ख़राब है? ओके, आर वी टॉकिंग अबाउट इकोनॉमी? मैं इकोनॉमी की ही बात कर रही हूँ कि इकोनॉमी जिन फैक्टर्स के कारण स्टेबल नहीं हो पा रही, या जिन फैक्टर्स की आप बात कर रहे हैं कि उन्होंने ऐसा क्यों नहीं किया, तो मेरा सवाल ये है कि जो इस वक्त कनाडा की जो इकोनॉमिक सिचुएशन है, ठीक है, उसमें सिर्फ आप कनाडा की जो मौजूदा सरकार है या जो पीछे सरकारें नहीं हैं उन्हीं को आप ब्लेम कर रहे हैं, या आपको लगता है कि कुछ एक्सटर्नल फैक्टर्स भी हैं जो भी काफ़ी हद तक इसके लिए जिम्मेवार हैं? या सिर्फ कैनेडियन गवर्नमेंट पॉलिसीज, और वाकई सिर्फ सारी पॉलिसीज या कुछ? कैनेडियन गवर्नमेंट, प्राइम मिनिस्टर सेज दैट दिस इज अ टेम्पररी सेटबैक बिकॉज ऑफ द एक्सटर्नल फैक्टर्स, राइट? गवर्नमेंट का काम होता है, देवेंद्र जी वुड करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, गवर्नमेंट का काम होता है टू फोरसी, टू प्लान अहेड। जो बात आज हम रिसेशन की कर रहे हैं, आज से 2 हफ्ते पहले तक वो तो आज भी कह रहा है कि रिसेशन में नहीं है, हम रिसेशन में नहीं है। आज से 2 दिन पहले तक हमारा प्राइम मिनिस्टर कह रहा है, आज से 2 दिन तो आज भी कह रहा है कि रिसेशन में नहीं है, कह रहा है कि हम रिसेशन में नहीं है। एक्सटर्नल फैक्टर्स की आप बात कह रहे हैं कि आज से 1 साल पहले जब ऑयल एंड गैस क्रैश होना शुरू हुआ था, उस वक्त हमने क्यों कंटीजेंसी प्लान्स नहीं किए हुए? दैट इज वेयर द फेलियर ऑफ द गवर्नमेंट इज। आपके ख्याल में जब दुनिया भर को ये नजर आ रहा था कि क्या स्टीवन हार्पर इज नरनेहा जी एक मिनट, मिस्टर नाक, मेरा यही सवाल है कि एक्सटर्नल फैक्टर्स सिर्फ रिस्पांसिबल है या सिर्फ गवर्नमेंट की स्ट्रेटजी से रिस्पांसिबल है कनाडा की इस इकोनॉमिक सिचुएशन? जो मैनेजर ऑफ द इकोनॉमी है, इफ द मैनेजर ऑफ इकोनॉमी
fails to foresee and create contingency plans, then it's the failure of the manager of economy, तो the इसका Conservative मतलब Party आप government of पूरा Canada. 100% ਓਕੇ blame, ਓਕੇ सरकार को दे ਨਕवी रहे हैं ਸਾਹਿਬ उनकी strategies ਜੇ को ਤੁਸੀਂ लेकर। ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ 90% ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਆਇਲ ਪ੍ਰਾਈਸਿਸ ਗਿਰੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਲਈ ਸਟੀਵਨ ਹਾਰਪਰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨੇ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਫਾਰਮੂਲਾ ਉਹ ਵੀ ਦੱਸ ਦਿਓ ਕਿ ਟੌਮ ਮਲਕੇਅਰ ਆਇਲ ਪ੍ਰਾਈਸਿਸ ਨੂੰ ਅਪ ਕਿਵੇਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਗੇ। मैंने ये नहीं कहा कि टॉम मुल्केर ऑयल प्राइसेस को अप लेके जाएगा, मैंने कहा कि एनडीपी गवर्नमेंट विल मैनेज इकोनॉमी इन अ रीजनेबल एंड सेंसिबल वे, वी विल डाइवर्सिफाई द इकोनॉमी, वी विल इन्वेस्ट in manufacturing, we will invest in processing, we will create jobs, we will create housing, we will give the benefit of Canada to Canadians. मैंने ये नहीं कहा कि हम ऑयल प्राइसेस ऊपर लेके जाएंगे, मैंने कहा कि सारे अंडे ऑयल एंड गैस की बास्केट में डालने का जो डिसीजन था वो टेम्पररी था, वो परमानेंट सोल्यूशन नहीं था, वो गलत था। और इस गलती से एनडीपी की गवर्नमेंट जो सबक सीखेगी, we will do things Okay, let's come back to the campaign now. things better for the people कल of जब Canada. Stephen Harper was speaking, he called Justin Trudeau, he called by name just like a Justin, and when he talked about Tom Mulcair, he said Mr. Mulcair. So ਜਿਹੜੀ strategy ਕਿ ਜਸਟਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਂਗੂ ਨਾਮ ਬੁਲਾਉਣਾ ਤੇ ਮਲਕੇਅਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਰਿਸਪੈਕਟ ਦੇਣਾ, ਇਹ strategy ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸਮਝਦੇ ਹੋ? So Justin Trudeau is not. Tom Mulcair is respected by all Canadians. You have seen, just a minute, sir, let's not go into conspiracy theories. We are going to defeat Stephen Harper. Tom Mulcair will, with Upar Wale's grace, be the next Prime Minister of Canada. You know, if you look at the policies of the Liberal Party of Canada and the Conservative Party of Canada, they're very close. So maybe the leaders are very close to each other as well. Maybe he calls him Steve. I don't know. I'm not there. मैं आपसे सिर्फ ये अर्ज़ करना चाहता हूँ कि जो भी स्ट्रैटेजी हार्पर साहब की है जस्टिन ट्रूडो के बारे में और ट्रूडो साहब की है हार्पर साहब के बारे में, 68% of the bills since 2006, conservative bills, 68% were supported by the Liberal Party of Canada. 68%. और अगर आप मोशंस उसमें ऐड कर लें, it can go up to 72%. These two parties are indistinguishable. They are one and the same. इनकी policies सिर्फ C51 का मसला नहीं है, सिर्फ C24 का मसला नहीं है, 68 to 72% are the same. आप पार्लियामेंट ऑफ कनाडा की वेबसाइट पे देख जाके ये मेरी अच्छा नकवी साहब एक स्टैट्स ਦੱਸਦਾ कि 84 ਸੀਟਾਂ ਤੇ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਲਿਬਰਲ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਆ। ਅਰਾਊਂਡ 35 ਸੀਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 3-ਵੇ ਰੇਸਿਸ ਨੇ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਐਨਡੀਪੀ ਲਿਬਰਲ ਤੇ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਪਾਰਟੀ ਆਪਣਾ 3-ਵੇ ਰੇਸਿਸ ਮੰਨਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ 32 ਰੇਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਸਿੱਧਾ ਐਨਡੀਪੀ ਨਾਲ ਆ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜੇ ਕੁਬੈਕ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਪਾਰਟੀ ਉੱਤੇ ਪਿਕਚਰ 'ਚ ਇੰਨੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਹਾਈ ਤੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਤੁਹਾਡਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਬਲਾਕ ਕੁਬੈਕ ਜਾਂ ਲਿਬਰਲ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਜਾਂ ਐਨਡੀਪੀ ਮਸਟ ਬੀ ਰਾਈਜ਼ਿੰਗ ਐਟ ਹਾਈ। ਪਰ ਓਨਟਾਰੀਓ ਵਿਲ ਬੀ ਅ 3-ਵੇ ਫਾਈਟ, ਵੀ ਆਲ ਨੋ ਦੈਟ। ਵੈਨ ਇਟ ਕਮਸ ਟੂ ਅਲਬਰਟਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਦੀ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੀ ਸਪੋਰਟ ਰਹੀ ਆ, ਸ਼ਾਇਦ ਚੇਂਜਸ ਆਵੇ। ਪਰ ਜੇ ਨਵੇਂ ਪੋਲ ਆਏ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਆ ਕਿ ਪੀਪਲ ਵਾਂਟ ਚੇਂਜ ਦਾ ਨਾਮ ਟੌਮ ਮਲਕੇਅਰ ਜਾਂ ਜਸਟਨ ਟਰੂਡੋ ਆ। ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਚਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? Sir, Mr. Harper says that he is the change Canadians want. आपने जो अभी मुझे नंबर्स दिए हैं, they total to 140. ये सर मेरी 140, मेरी रिक्वेस्ट सुन लीजिए। These numbers were floated by the Liberal Party of Canada. Yeah. Next parliament will be 338 seats. What about the other 150 So that might seats that we are not talking about? In 2011, Governor ji, in 2011, okay, NDP won 103 seats. When the parliament was dissolved, Liberal Party of Canada had 33 seats.
They are not even 10% of the next parliament. The latest poll was Forum Research. The very next day, when the writ was dropped, 4 out of 10 people will vote NDP if the elections were held the very next day. 39 Okay. to 40% for the NDP across Canada. Yes, there will be close fights all over. However, let me assure you, the most important poll Yeah. is what comes out on October 19th. People may change their mind. We may go up Or to it might go down to 50%, 20. We may stay at 40. People may change their mind. All I'm saying is, I mean, if somebody is praying for No, so the Mr. number, Harper no, to no, come देखो back, नटवी they can साहब, pray for 20%. नंबर डाउन भी जा सकते हैं या नहीं? However, if you want, no, Govinder ji, let's be progressive. Let's talk about human rights in this country. Let's talk about turning me and my children, you and your children as second-tier citizen. And who is praying for NDP to go to 20%? So why- The people why- who want to take our rights away from us, So, who want us to be second-class citizen. So let's be strong about this, Devinder ji. Let's not give in. Let's bring it. I say when they announce the So, elections, I say Natvi bring sahab. it on. You want to ਨਟਵੀ buy ਸਾਹਿਬ an ਜੇ election? ਐਨਡੀਪੀ Let's ਐਜ਼ ਅ bring ਪਾਰਟੀ it ਗੱਲ on. ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਫੈਡਰਲ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਸੈਨੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਆ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਮਿਨਿਸਟਰ ਲੈਵਲ ਦਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ We reject Senate, sir. We reject Senate. Paul Martin offered a Senate position to our NDP. We rejected. It was offered to Tom Mulcair's NDP when he was the leader. He rejected it. We believe Senate is undemocratic, unelected, unacceptable. तो हम क्यों सेनेट की पोजीशन लेंगे सर? इस वक्त हमारी कैंडिडेट टीम में देर आर मेयर्स, फॉरेन जजेस, lawyers of highest esteem, young and not very young community activists, people who have invested their lives into betterment of Canadians, including who's the foreign minister? No, We have a very experienced team. और अभी आपने जो हमारी ऑफिशियल ऑपोजिशन की परफॉर्मेंस है वो देखी आप पर ये नहीं देखिए देखो कि बात जब हम करते हैं गवर्नमेंट जैसे आप बनाएंगे बोल तो रहे हैं हमारी कि कैसी हम परफॉर्मेंस होगी एनडीपी गवर्नमेंट बिलीव करती है कि दे विल अबॉलिश द सेनेट सुप्रीम कोर्ट ने ऑलरेडी ओके नो एनडीपी I का didn't जो say that. I said we पॉलिसी reject the देखी Senate. जाए तो टॉम मल्केयर ने सीधा कहा कि इफ वी फॉर्म द गवर्नमेंट वी विल अबॉलिश द सेनेट जब तक And you know who has endorsed that? Who has endorsed that? Mr. Wall, the Premier of Saskatchewan, the Premier of Manitoba, and very recently, Yeah, he said, but our same- beloved Prime Minister, ਸੋ Mr. Harper. ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਪਾਲਿਸੀਜ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ So ਰਿਹਾ ਕਿ things are working ਮਿਸਟਰ out. ਹਾਰਪਰ ਤੇ ਮਿਸਟਰ ਮਲਕੇਰ ਦੀਆਂ ਪਾਲਿਸੀਜ਼ ਵੀ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਦੋਨੇ नहीं बिल्कुल नहीं मिलती आने जी, बिल्कुल नहीं मिलती आने। हमारा कमाल ये है ऊपर वाले की ग्रेस से कि हम अपनी आइडियोलॉजी पे हमेशा जो है स्टैंड करते हैं और इवेंचुअली जब वो ठीक साबित होती है तो हार्पर जैसा आदमी कंजर्वेटिव पार्टी मिस्टर हार्पर ने मिस्टर हार्पर हो जाती है। तो आप हरनेश जी, कहने का एक मतलब है मिनट। कि कंजर्वेटिव्स एनडीपी की no, पॉलिसीज को हरने- कॉपी कर रहे हैं? This is not the first policy, by the way. They have तो we have been able to amend आपका a ये lot of मानना है their कि वो आपकी पॉलिसीज को कॉपी कर रहे हैं? नहीं मैं आपको मिसाल देता हूँ। हाँ। कैनेडा पेंशन प्लान, एम्प्लॉयमेंट इंश्योरेंस, यूनिवर्सल हेल्थ केयर ये were सारे brought in एनडीपी by the liberals, but तो- actually by in the pressure of NDP. हम आपके लिए ये सारी चीज़ें हिस्टोरिकली कर चुके हैं without being in the government. Just imagine when we are in the government. We will, if we don't make the government, we'll still keep fighting for the people of Canada. If we make the government, अच्छा, we will नटवी fight साहब- for the नटवी people of साहब, Canada. We'll serve them better. मिस्टर नाकवी, मेरा सवाल ये था कि आपने जैसे कहा कि कंजर्वेटिव्स जो हैं वो, तो इसका कहने का मतलब है कि जो कंजर्वेटिव्स हैं एनडीपी की पॉलिसीज को कॉपी कर रहे हैं? कंजर्वेटिव्स, लिबरल्स ने तो सारी जिंदगी एनडीपी की पॉलिसीज को कॉपी किया है और अब अंडर प्रेशर स्टीवन हार्पर ने भी सेनेट एबोलिशन की बात की है जो टॉम मुल्केयर का हमेशा से पॉइंट ऑफ व्यू था। तो ये पार्टी के इंडिविजुअल आइडियाज नहीं है, पार्टी का इंडिविजुअल ओपिनियन नहीं है? No, ये एनडीपी का आइडिया है एंड द कंजर्वेटिव्स हैड टू फॉलो इट बिकॉज द पीपल ऑफ कनाडा
were for it. तो फिर एनडीपी ने इसको दबा के क्यों नहीं बताया कि एक्चुअली कंजर्वेटिव्स पहले बाजी मार गए? Oh, okay. You know, Devinder ji knows, and the world knows, and Canada, all of Canada knows that we have been asking for the abolishment of Senate for a very long time, not months, not ਪਰ years, ਨਕਵੀ ਸਾਹਿਬ ਜੇ decades. ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋ ਐਨਡੀਪੀ ਦੇ ਤਾਂ ਕੀ ਪਾਲਿਸੀ ਹੋਊਗੀ? ਨਵੇਂ ਸੈਨੇਟਰ ਅਪਾਇੰਟ ਕਰੋਗੇ ਜਾਂ ਸੈਨੇਟ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੋ? No, we don't believe in Senate, sir. We believe in elected, ਪਰ ਜਦੋਂ accountable, ਤੁਹਾਡੀਆਂ democratic ਨਕਵੀ ਸਾਹਿਬ representatives. ਨਕਵੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇਖੋ We don't ਦੇਖੋ ਫੈਕਟ believe in appointed, ਨਹੀਂ ਨਕਵੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇਖੋ ਫੈਕਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਹਜੇ ਤੱਕ ਜੇ ਦੋ ਇਲੈਕਟਡ ਸੈਨੇਟਰ ਬਣੇ ਨੇ ਉਹ ਅਲਬਰਟਾ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਏ ਆ। ਅਲਬਰਟਾ ਹੀ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸਸ ਆ ਜਿਹਨੇ ਸਾਈਨ ਕੀਤੇ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸੈਨੇਟਰ ਨੇ ਉਹ ਇਲੈਕਟਡ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਐਨਡੀਪੀ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ਼ੀਅਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟਾਂ ਸੀਗੀਆਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੋਂ ਇਲੈਕਟਡ ਸੈਨੇਟਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਭੇਜਦੇ ਸੀ? Okay, honestly, Devinder ji, this part of But the you question, guys never did. I'm not competent enough to answer because there is no policy that I have read on this. So, I'm sorry. Let's go back to your I can riding. get back to you on hello, that point. Hello, can you hear me? ਹਾਂ ਜਿਹੜੀ Yes. 3-way ਰਾਈਡਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਕਵੀ ਸਾਹਿਬ ਹਾਂਜੀ, ਤੁਹਾਡੀ we can ਲੋਕਲ hear you. ਰਾਈਡਿੰਗ ਆ ਹਾਂਜੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦਵਿੰਦਰ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਮੇਨ ਓਪੋਨੈਂਟ ਆ ਉਹ ਲਿਬਰਲ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਜਾਂ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਹੋ? Sir, दोनों को समझते हैं because So they will believe in divide the same votes ideology. between themselves? They represent. देखिए, as I said earlier, the most important polls are the polls on October 19th. वो क्या करेंगे और क्या नहीं करेंगे मैं नहीं कह सकता। मैं सिर्फ आपको ये बता सकता हूँ कि हमारी जो कैंपेन है वो अप्रैल से चल रही है. We are working hard. The team is very young, although their candidate You're is still young, not though. that young. I'm 50 years old. लेकिन oh yes, thank you very much. I hope my wife can agree with you. Okay. However, we have been knocking doors since April. The response we are getting is very positive, very encouraging. We have hundreds and hundreds of sign locations. और मैं सिर्फ आपको ये बता सकता हूँ कि we will do our best to win this ਜਦੋਂ for the ਗੱਲ people ਕਰਦੇ ਆ of ਕੈਂਪੇਨ Mississauga ਦੀ East Coast. ਕੈਂਪੇਨ ਕਾਫੀ ਲੰਬਾ ਹੋਣਾ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਆਫਿਸ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਫੋਨ ਨੰਬਰ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਕੰਟੈਕਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਹੈਲਪ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਵੋਲੰਟੀਅਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਕਿਸ ਪਤੇ ਤੇ ਜਾਂ ਕਿਸ ਫੋਨ ਨੰਬਰ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰਨ? Very, very kind of you, Devinder ji. सारे जो भाई बहन आपका इतना अच्छा प्रोग्राम देख रहे हैं, they can our campaign office is at 103 Dundas Street East in Mississauga. It's right at the intersection of Hurontario and Dundas, and it happens to be the main central South Asian hub in Mississauga. Our phone number is 416-895-1552, and the email address they can email us on is ali.nakvi @ndp.ca. I thank you very much for this. ਨਕਵੀ ਸਾਹਿਬ ਐਜ਼ ਅ ਜਰਨਲਿਸਟ ਅਸੀਂ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਗਰਮ ਕੁਐਸਚਨ ਜ਼ਰੂਰ ਪੁੱਛਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਾਹੇ ਲਿਬਰਲ ਹੋਣ ਚਾਹੇ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਹੋਣ ਚਾਹੇ ਐਨਡੀਪੀਐਸ ਹੋਣ ਪੁੱਛਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕੋਈ ਕਮੀ ਕਸ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਹੀ ਜਾਈ ਹੋਵੇ ਉਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਮਾਫੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਪਰ ਉਮੀਦ ਇਹੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਕੈਂਪੇਨ ਕਾਫੀ ਵਧੀਆ ਚੱਲੇ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿਸ਼ਸ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋਣ ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਤ ਕੇ ਆਓ ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਸਟੂਡੀਓ 'ਚ ਆਏ ਹੋ ਐਜ਼ ਅ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਇਨਵਾਈਟ ਕਰੀਏ ਤੇ ਐਜ਼ ਅ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਬੁਲਾਰੇ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਹੈਲਪ ਕਰਨ ਤੁਹਾਡੀ ਰਾਈਡਿੰਗ ਦੇ ਕਨਸਟੀਟਿਊਐਂਟ ਵੀ ਹੈਲਪ ਕਰਨ ਤੇ ਉਮੀਦ ਇਹੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਚੁਣੇ ਜਾਓ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿੱਤ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਸ਼ਸ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ ਹੋਵੇ ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ ਫॉर ਜੁਆਇਨਿੰਗ ਅਸ ਟੁਡੇ Thank you Thank so you much very for much joining for us today. inviting me here. Thank you, Neha ji. Thank you, Devinder ji. ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ ਸੋ ਦੋਸਤੋ ਇਹ ਸਨ ਅਲੀ ਨਕਵੀ ਜੀ ਜੋ ਕਿ ਐਮਪੀ ਦੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਨਡੀਪੀ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੇ ਕਾਫੀ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਕਾਫੀ ਪਾਲਿਸੀਜ਼ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡਾ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਸੰਦ ਆਇਆ ਹੋਊਗਾ
ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੰਬੰਧੀ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਦੇਣ ਲਈ ਹੇਠਾਂ ਲਿਖਿਆ ਈਮੇਲ ਐਡਰੈਸ ਜਾਂ ਫੋਨ ਨੰਬਰ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸੁਝਾਅ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿਆ ਕਰੋ। ਇਹਨਾਂ ਸੁਝਾਵਾਂ ਤੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਮਦਦ ਮਿਲਦੀ ਆ। ਅਖੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ ਫॉर ਜੁਆਇਨਿੰਗ ਅਸ ਟੁਡੇ। ਥੈਂਕ ਯੂ।